आवाज क्लियर? चैप्टर 13 पार्टनर के रिश्ते, मगर अब किसके साथ? थर्ड पार्टीज के साथ। अगेन इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पाया जाता है, दैट इज माइनर्स एडमिशन टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है, दैट इज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। मगर किताब जब शुरू करती है इस चैप्टर को तो बहुत ही बेसिक और बोरिंग सी बातें करती है, अथॉरिटीज़ और लायबिलिटीज़ वाली। इसके अंदर भी ना कुछ लिस्टें हैं जो कि अगर आप याद कर लें तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ अलाउंस वाली बातें हैं। कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी है जो कि अलाउ है और कुछ ऐसी हैं जिसको स्पेसिफिकली क्या किया गया है, मना कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये दो लिस्टें जिसको आप लोगों ने क्रैम करना है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, माइनर और होल्डिंग आउट और स्टॉपर। तो शुरू करते हैं माइनर से और ट्रांसफ़र से पहले, फिर इस लिस्ट में आते हैं। माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर कौन होता है? वो बंदा जिसके पास अभी एज ऑफ मेजॉरिटी नहीं आई है, 18 से कम या 21 से कम। ये चार पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी और डी। ए के पास 20% की शेयर होल्डिंग है, बी के पास भी 20% है, डी के पास भी 20% है, सी के पास है 40%। तो 2 जमा 4 2 जमा 2 4 जमा 4 8 जमा 2 10, यानी कि 100% पूरा हो गया। सी कहता है कि ये 40% आप मुझे ना दिया करो, आप एक काम करो, मेरे माइनर को इस बिजनेस में एंटर करवाओ और ये हिस्सा उसको दे दो। किसको दे दो? माइनर को दे दो। माइनर का नाम क्या है? एस। जब ये माइनर उस बिजनेस में आ जाएगा तो क्या हम इस माइनर को पार्टनर कह सकते हैं? नहीं, ये पार्टनर नहीं है, मगर ये उस पार्टनरशिप में ऐड हुआ है टू ऑब्टेन बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। खुद ये बेशक पार्टनर नहीं है, मगर ऐड किया गया है ताकि वो इस पार्टनरशिप के बेनिफिट्स को हासिल कर सके। क्या सी खुद ही से ले आया होगा? क्या इसने बाकियों की रजामंदी ली होगी? बिजनेस का मामला है तो मेजॉरिटी चाहिए या 100% चाहिए? 100% चाहिए। दे शुड बी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। मेजॉरिटी इज 50% से ऊपर। हाँ, अगर तो कोई ऐसा मामला है जो कि नॉर्मल रूटीन का, जिस तरह अकाउंट खुलवाना है, डीलिंग किसके साथ करनी है, सामान कहाँ से परचेज करना है, यहाँ पे आप मेजॉरिटी की तरफ जाते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके ओवरऑल पार्टनरशिप को इफेक्ट कर रही है, जिस तरह एक नए बिजनेस में एंटर होना, जिस तरह ये इंटरेस्ट किसी और को सप्लाई करना, तो यहाँ पे हमें सबकी कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है। तो जनाब एस को उठा के इस फर्म के अंदर घुसा दिया एज अ बेनिफिशियरी, यानी कि वो सिर्फ बेनिफिट्स में आया। बेनिफिट्स में आने से मुराद ये है कि ये सिर्फ प्रॉफिट्स में आएगा, लॉस में नहीं आएगा। इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कहां तक होगी? उसके एसेट्स तक या उसके शेयर तक। ओके। जैसे ही ये बच्चा मेजर बनेगा, तो विद इन दैट 6 months उसको डिसाइड करना है कि क्या इसने वाकई में यहाँ पे कंटिन्यू करना भी है या नहीं। अगर तो कंटिन्यू करेगा तो क्या देगा? पब्लिक नोटिस। और अगर कंटिन्यू करना नहीं चाहता तो तब भी क्या दे? पब्लिक नोटिस। और अगर नोटिस ना दे और 6 महीने का टाइम स्लैब ख़त्म हो जाए
तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप में एंटर होना पसंद करता है। और जब वो बेनिफिशियरी से पार्टनर बन जाएगा तो पिछले वो तमाम लॉसेस जिसमें ये उस वक़्त हिस्सेदार नहीं बना था और जो उस वक़्त के मौजूदा पार्टनर्स ने ए, बी और डी ने बर्दाश्त किए थे, अब वो अपनी रिकवरी, अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी इंडेमनिफिकेशन किससे लेंगे? उस आने वाले मेजर से, यानी कि मिस्टर एस से। ऑल प्रीवियस लायबिलिटीज विल बी एडेड, उसको मिल जाएंगी। क्या ये मैप समझ आया? अब किताब की अंग्रेजी देख लेते हैं। A minor cannot be entered into a partnership agreement but with the consent of all partners for the time being a minor may be admitted to the benefits of partnership। ये लाइन हमें क्लियर है? क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज और कहाँ पे डिसएबिलिटीज हैं। इसके पास ये राइट है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है और फर्म के प्रॉफिट्स को हासिल कर सकता है। इसके पास ये भी राइट है कि वो तमाम अकाउंट्स की एक्सेस ले सकता है, मगर सीक्रेट बुक्स की नहीं। व्हाट इज सीक्रेट बुक? डिटेल नहीं देख सकता। एक कस्टमर के साथ कैसे डील हुई है ये नहीं देख सकता, कितने की डील हुई है बस वो मोटी मोटी फिगर उसको बता दो। उसके पीछे डिस्काउंट कितना है, सामान कौन सा गया है, कब गया है, कब जाना है, मजीद क्या बात होनी है, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ये उसको नहीं बताया जाएगा। बस ये बता दो कि इस कस्टमर के साथ हमारी 500 रुपये की सेल हुई है या यहाँ से हमने 100 रुपये का माल खरीदा है। क्या ये लायबल होगा किसी भी काम के लिए? इसकी लायबिलिटी नहीं है, इज नॉट लायबल पर्सनली। हाँ, इसका शेयर जरूर लायबल होगा, जो उसका हिस्सा है वो लायबल होगा, मगर ये पर्सनली लायबल नहीं होगा। क्या ये पार्टनर है? नहीं। तो क्या ये दूसरों पे केस कर सकता है? कर सकता है, मगर क्या दूसरे इस पे केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है जिससे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा किसी और डॉक्यूमेंट की एक्सेस हासिल करे। तो ये कुछ राइट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और डिसएबिलिटीज हैं जो कि इस माइनर को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। नहीं, माइनर को लॉ अलाउ करता है कि वो किसी मेजर के साथ मिल के अदालत में जाके किसी पे भी केस कर सकता है, मगर इसके ऊपर अगर आपने केस करना है तो वो तब तक नहीं करेंगे जब तक ये मेजर ना बन जाए। नो सूट अगेंस्ट पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी एक्सेप्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग हिज रिलेशन विद द फर्म। छोटे होते हुए भी अगर इसको केस करना है तो ये कर सकता है, मगर उसके लिए इसको अलग होना पड़ेगा। अपनी मेजॉरिटी का वेट नहीं करना। छोटे होते हुए ये केस कर सकता है मगर बाकी इस पर केस नहीं कर सकता, और जब केस करेगा तो इसको उससे अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। डन। पोजीशन ऑफ अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। अब जैसे ही वो 18वें साल में दाखिल हो जाए, जैसे ही उसकी एज 18वें साल में एंटर हो जाए, यानी कि रात के 12:01 पे, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड विद इन 6 months कि क्या उसने वहां पे कंटिन्यू करना है या उसको छोड़ना है। 6 months कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द लेटर ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी, जब वो 18 साल का हुआ या जब उसको फर्स्ट टाइम पता चला कि उसको फर्म के बेनिफिट्स के अंदर ऐड किया गया। तो जो कोई भी डेट बाद में आ रही है उससे 6 महीने का काउंटर आपने चला लेना। ही शुड गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस कि बनना है या नहीं बनना। बनना है तब भी बताओ, नहीं बनना है तब भी बताओ, और अगर तुम नोटिस नहीं देते हो तो ये समझ लिया जाएगा कि तुमने वाकई में पार्टनर बनना है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months। और ये साबित कौन करेगा कि उसने नोटिस गलती से नहीं दिया? वो खुद। तो किस पे आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ? उसी माइनर पे आएगा। अगर वो पार्टनर बन जाए तो अब वो पर्सनल लायबिलिटी रखता है। कब से? सिंस द डेट ऑफ एडमिशन टू द बेनिफिट्स।
यानी कि जब से वो बेनिफिट्स में आया था, जब वो माइनर था, उसकी तमाम तर लाइबिलिटीज अब वर्कआउट होंगी जो उसने उस वक्त पे नहीं की थी, और अब वो पार्टनर्स उससे वो तमाम लाइबिलिटीज हासिल करेंगे, तमाम तर लॉसेस रिकवर किया जाएगा, और उसके पास वही सेम प्रॉफिट का रेशियो माना जाएगा जब उसको मिला था बतौर माइनर। तो उस वक्त कितना था 40%, अब भी कितना रहेगा 40%। द स्टेटस ऑफ अ माइनर होल्ड्स अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। वो कहता है कि अगर उसने ये फैसला किया है कि उसने पार्टनर नहीं बनना, तो जब तक वो नोटिस ना दे तब तक उसका स्टेटस क्या है, माइनर वाला। हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। जैसे ही उसने नोटिस दे दिया कि अब मुझे यहाँ पे पार्टनर नहीं बनना, उसके बाद अगर कोई नुकसान हो जाए तो इसका शेयर लायबल नहीं होगा, और अगर इसने निकलना है तो अपने शेयर के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट करके उनसे पैसे लेके निकल आएगा। He has right to sue partners for share of profit and property of the firm. इसके पास ये राइट है कि वो दूसरों को सू कर सकता है, उनको अदालत में लेके जा सकता है कि भाई मुझे मेरा हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट में। कब? जब ये निकलने की कर रहा है, और अगर ये नहीं निकलता तो वो तमाम तर प्रॉपर्टी और प्रॉफिट के अंदर वही शेयर होगा जो कि उसको मिला था बतौर बेनिफिशियरी, और उसकी लायबिलिटी पुरानी वाली भी जाग जाएगी। तो ये है माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट है ट्रांसफरी वाला। ट्रांसफरी में क्या है कि एक पार्टनर कभी कभी कहता है कि मैं अपना हिस्सा बेचता हूं, मैं अपना हिस्सा बेचता हूं किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को। लेट्स से पार्टनर कहता है कि यार मेरा हिस्सा मुझे ना दिया करो, मस्जिद को दे दिया करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, जो मेरा ये हिस्सा है 20% का। लेट्स से मिस्टर ए कहता है कि मेरा 20% का हिस्सा आपने मुझे नहीं देना, किसको देना है, मस्जिद का नाम कर देना है। याद है डोनर और डोनी, तो यहाँ पे मिस्टर ए कौन बन जाएगा, डोनर, डोनी कौन होगा, मस्जिद। डोनी इज एज इक्वल एज ट्रांसफरी, तो ये ट्रांसफरर है और मस्जिद क्या है, ट्रांसफरी। ट्रांसफरी के पास क्या क्या राइट्स आएंगे? पहला राइट उसके पास आएगा कि अब वो जाके प्रॉफिट का शेयर डिमांड कर सकती है। मस्जिद का जो नुमाइंदा होगा वो फर्म में जाके हिस्सा लेके आएगा अपने प्रॉफिट का। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या ऑन रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर, जब ए रिटायर हो जाए या जब फर्म पूरी की पूरी खत्म हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो मस्जिद के पास ये राइट आ जाएगा कि वो एसेट्स के अंदर भी हिस्सा ले सके। जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बचेगी उसमें से 20% जिसको मिलेगा वो किसको मिलेगा, मस्जिद को मिलेगा। और उस वक्त ये बाकी के तमाम तरह अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, मगर जब तक ये फर्म रिजॉल्व नहीं होती है या वो पार्टनर रिटायर नहीं होता, मस्जिद के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो पूरी की पूरी फर्म पे केस कर दे कि तुम मेरा प्रॉफिट सही से वर्कआउट नहीं कर रहे हो। हाँ, कब आएगा, जब ये रिटायर हो जाएगा या फर्म डिसॉल्व हो रही होगी। क्या मस्जिद पार्टनर है? नहीं। मस्जिद किसी भी तरह के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, मस्जिद अकाउंट्स नहीं मांग सकती, मस्जिद बुक्स ऑफ फर्म्स की इंस्पेक्शन नहीं कर सकती। जितना प्रॉफिट मिल रहा है मस्जिद उसको चैलेंज भी नहीं कर सकती। कब? जब तक वो ट्रांसफरी है, जब तक फर्म डिसॉल्व नहीं हुई। जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो जाए, जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो जाए या जैसे ही वो पार्टनर रिटायर हो जाए, उस केस में सारी डिसेबिलिटीज ओपन हो जाएंगी। उस केस में वो इंटरफेयर भी करेगी, उस केस में वो अकाउंट्स मांगेगी भी, उस केस में वो इंस्पेक्ट भी करेगी, उस केस में वो अपनी वर्किंग्स भी निकाल के वेरीफाई करेगी कि क्या उसको जितना प्रॉफिट मिला है वो प्रॉपर मिला है या नहीं मिला। और उस केस में वो बाकियों को अदालत भी लेके जा सकती है, उनको सू भी कर सकती है। अब आते हैं शुरू की तरफ, अथॉरिटीज और लायबिलिटीज। एक दफा किताब से देख लें माइनर और ट्रांसफरी, फिर आगे चलते हैं।
जल्दी से रीड कर ले फिर आगे निकलते हैं। करें स्टार्ट। आ जाए, शुरू होता है चैप्टर विद अथॉरिटीज। वो कहता है अथॉरिटी दो तरह की होती है, एक एक्चुअल और एक, अब आपको पता है व्हाट इज एक्चुअल व्हाट इज इम्प्लाइड, ये बताने की अब तो जरूरत नहीं है। उसके बाद दो लिस्टें हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो अगर आपको ये रिस्ट्रिक्शन आती हो, इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी अलाउ होगी, यानी कि ये 8 वो है जिसको स्पेसिफिकली लॉ ने मना कर दिया कि ये तुम्हारी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती हैं। इसके अलावा हर वो अथॉरिटी जो कि वो एक्सरसाइज कर रहा है वो क्या होगी, अलाउ होगी। इम्प्लाइड तो है मगर क्या है, अलाउ है। आर्बिट्रेशन, वो कहता है कोई भी पार्टनर सबमिट नहीं कर सकता किसी भी डिस्प्यूट को टू द आर्बिट्रेशन खुद ही से, अगर करना है तो पूछ के करें। तो विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी रेजोल्यूशन, आप खुद ही से कोई भी पार्टनर उठ के किसी भी केस को सालिस के पास लेके नहीं जाएगा। कोई भी पार्टनर अपने नाम के ऊपर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता फर्म के बिहाफ पे, ये मना कर दिया। कोई भी पार्टनर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, अपना क्लेम नहीं छोड़ सकता। याद है हमने पढ़ा था वेवर और रिमिशन, उसमें क्या था, एक पैसे छोड़ रहा था और एक राइट छोड़ रहा था। ये दोनों कामों में कॉम्प्रोमाइज करने से खुद ही से मना कर दिया गया। विड्रॉल ऑफ सूट, कोई भी पार्टनर केस को विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर एक केस हुआ है थर्ड पार्टी के खिलाफ, ये पार्टनर जाए खुद ही से उस केस को विड्रॉ करके आ जाए तो ये भी अलाउ
नहीं है। खुद ही से लायबिलिटी भी आपने एक्सेप्ट नहीं कर लेनी। केस चल रहा है, ये जाके गवाही दे के आ जाए कि हाँ जी हमारा ही कसूर है, तो ये काम भी नहीं करना, क्योंकि अगर एक दफ़ा इसने गवाही दे दी तो पूरी फर्म फंस जाएगी। आप एक्वायर नहीं कर सकते किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अच्छा, लॉ के अंदर जब भी वर्ड प्रॉपर्टी यूज होता है ना, इसका मतलब होता है एसेट्स। कोई भी पार्टनर ट्रांसफर नहीं कर सकता कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और को, तो ना खरीद सकते हो, ना ट्रांसफर कर सकते हो, ना लायबिलिटी कबूल कर सकते हो, और आप किसी और फर्म में बतौर पार्टनर भी नहीं जा सकते। जब आप एक जगह के पार्टनर हो तो ना आप किसी और फर्म में पार्टनरशिप कर सकते हो और ना किसी और को बतौर पार्टनर खुद से लेके आ सकते हो। तो ये 8 काम हैं जो कि लॉ ने मना किए हैं। क्या? कि आप कोई भी केस किसी भी आर्बिट्रेटर के पास लेके नहीं जाओगे, आप अकाउंट नहीं खोलोगे ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ऑन हिज ओन नेम, आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप अदालत में किया हुआ केस वापस नहीं लोगे, ना लायबिलिटी एक्सेप्ट करोगे, ना प्रॉपर्टी एक्वायर करोगे, ना ट्रांसफर करोगे फर्म के बिहाफ पे, और ना ही किसी के साथ पार्टनरशिप में मजीद आप एंटर होगे। इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी हो अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल, अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म कर सकता है। कोई भी ट्रांजैक्शन मार्केट में जाके थर्ड पार्टी के साथ अगर वो कर रहा है, वो क्या है उसकी इम्प्लाइड, और एक्सप्रेस क्या होगी जहां पे आपने उसको कागज पे कर दिया या ओरल फॉर्म में कर दिया। तो ये बाय कर सकता है, बेच सकता है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, अलाउ है। पेमेंट्स को रिसीव कर सकता है, पेमेंट्स हासिल कर सकता है, और उसके लिए वैलिड रिसीट्स भी काट सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है डेट्स को, और उधार को वापस पे कर सकता है। सेटल कर सकता है अकाउंट्स विद द पर्सन्स डीलिंग विद द फर्म। तो अकाउंट की सेटलमेंट, डेट लेना, डेट देना, चीज़ें खरीदना, कॉन्ट्रैक्ट करना, बाय करना, सेल करना, ये सब कुछ क्या है? अलाउ है। मुलाजिम रख सकता है फर्म के अंदर, चेक बना सकता है, पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर सकता है, प्लेज कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पे वर्ड कौन सा है? मूवेबल। यहां पे क्या था? इमूवेबल। इमूवेबल ना एक्वायर करना है ना ट्रांसफर करना है, मगर मूवेबल प्रॉपर्टी जो अपनी जगह से हिल सकती हो, गाड़ी वगैरह, उसको प्लेज कर सकता है। सू कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ पे जाके केस कर सकता है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, और अगर फर्म पे कोई केस हुआ तो उसको डिफेंड कर सकता है, मगर लायबिलिटी कबूल नहीं कर सकता, खुद ही जाके उसको सालिस के पास लेके नहीं जा सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और केस को विड्रॉ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? केस कर सकता है या केस को लड़ सकता है, मगर उसको छुड़वा नहीं सकता या उसको खत्म नहीं करवा सकता। कुछ रिस्ट्रिक्शंस पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली ऐड कर देती है, यानी कि जब आपने एग्रीमेंट किया तो आप इनके अलावा भी स्पेसिफिकली उसमें बातें ऐड करवा सकते हैं कि ये बंदे के पास ये वाली अथॉरिटी नहीं होगी, तो आप उसको स्पेसिफिकली रिटर्न करवा सकते हैं। इट इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट द पर्सन डीलिंग विद द फर्म हैविंग नॉलेज ऑफ इट। तो जब आप ये करवाएं तो उसको बता भी दें कि भाई मैंने ये वाली अथॉरिटी तुमसे छीन ली है। और अगर कोई पार्टनर ऐसा काम करे जो कि उसकी अथॉरिटी में ना हो, तो पार्टनर सब्सिक्वेंटली उसको रेटिफाई कर सकते हैं। याद है रेटिफिकेशन क्या होता है? बाद में जाके तस्दीक कर लेना। एक काम जो कि उसके पास उसकी अथॉरिटी में नहीं है, बाद में आप सब्सिक्वेंटली कहते हैं कि हाँ उसकी अथॉरिटी में आ गया है, तो यहां पे रेटिफिकेशन हो सकती है। बाय रेटिफिकेशन पार्टनर्स कैन रिमूव एनी डाउट। उसको बता देंगे कि भाई इसके पास ये वाली अथॉरिटी उस टाइम पे थी और इसने जो काम किया वो काम इसने सही किया है। अथॉरिटी इन एमरजेंसी याद है? एजेंसी वाली, ये वही बात है। इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। इस एडमिशन का मतलब क्या है? एंटर आ जाना नहीं, ये एडमिशन है कबूल कर लेना, एडमिट वाला, ये एडमिट वाला है, कबूल कर लेने वाला।
वो कहता है अगर कोई पार्टनर कोई रिप्रेजेंटेशन देता है या किसी चीज को एडमिट कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक बंदा एडमिट कर रहा है तो पूरी की पूरी फर्म एडमिट कर रही है। तो जब भी कुछ कोई स्टेटमेंट पास करनी है, किसी भी चीज को एडमिट करना है, तो सोच के करना, क्योंकि उसके कॉम्प्रोमाइजेस पूरी की पूरी फर्म पे जाएंगे। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर, एनी नोटिस टू अ पार्टनर ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म। अगर किसी बंदे ने निकलना है तो वो पूरे के पूरे जाके पार्टनर्स को दे दे नोटिस, या किसी भी एक को दे दे, माना क्या जाएगा कि सबको नोटिस पहुंच गया है। मगर किसको दे? वो पार्टनर जो कि एक्टिव पार्टनर है। तो अगर नोटिस देना तो हम किसको देंगे? एक्टिव पार्टनर को। ना स्लीपिंग को देंगे, ना साइलेंट को देंगे, ना नॉमिनल को देंगे। किसको देंगे? हमेशा एक्टिव पार्टनर को देंगे। और जब आपने किसी एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया, इससे मुराद है कि आपने पूरी फर्म को नोटिस दे दिया। उसके बाद लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जॉइंट एंड सेवरल। तो यहाँ पे वो सारे रूल्स जो कि आपने पढ़े थे जॉइंट प्रॉमिसर के अंदर और एजेंसी के अंदर, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। द मेन एरिया विच इज लेफ्ट इज नाउ होल्डिंग आउट और एस्टॉपल। ये समझते हैं दुल्ला, होल्डिंग आउट और एस्टॉपल। पहले हम बात करते हैं एस्टॉपल की। प्रिंसिपल, एजेंट, थर्ड पार्टी। वो एजेंसी वाली मिसाल याद है? शेरा वाली मिसाल याद है? हमने क्या कहा था एजेंसी बाय एस्टॉपल के अंदर कि ज़हूर ने अपने बेटे को आग कर दिया था और वो बेटा इस दुकानदार के पास जाके सामान लेता था, और ये दुकानदार किससे रिकवर करता था? प्रिंसिपल से। और क्यों करता था? क्योंकि इस प्रिंसिपल ने इस थर्ड पार्टी को बताया नहीं था कि अब ये इसका एजेंट नहीं है। ये था एजेंसी बाय एस्टॉपल। तो पार्टनरशिप के अंदर भी दो वर्ड हैं, एक होती है पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, और एक होती है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। मुझे सोच के बताइए इस एग्जाम्पल में कंफ्यूजन कौन फैला रहा है? प्रिंसिपल फैला रहा है। कैसे फैलाई उसने? उसने इन्फॉर्म नहीं किया। यानी कि इस मिसाल के अंदर कंफ्यूजन फैला रहा है पार्टनर। कौन फैला रहा है कंफ्यूजन? फर्म का अपना पार्टनर, फर्म का अपना पार्टनर कंफ्यूजन फैला रहा है, जो कि वाकई में पार्टनर है। कि एक ऐसा पार्टनर जो कि छोड़ गया है फर्म को, इसने नहीं बताया इस थर्ड पार्टी को कि भाई अब ये हमारा पार्टनर नहीं रहा, जिसकी वजह से ये इसके साथ ट्रांजैक्शन करता रहा, और ये इससे रिकवरी जब करने के लिए गया तब जाके पता चला कि ये P2 तो छोड़ के जा चुका है। आसानी के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये सीनियर पार्टनर था और ये क्या था? जूनियर पार्टनर। इसके जाने का इसको बताना चाहिए था, जो कि इसने नहीं बताया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन फैलाई है इस सीनियर पार्टनर ने। ये है पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। अगर कभी भूल जाए तो एस्टॉपल में P आता है और पार्टनर में P आता है, तो बस ऐसे याद कर लें कि एस्टॉपल के अंदर कंफ्यूजन कौन फैला रहा है? पार्टनर इटसेल्फ। अब आए होल्डिंग आउट पे। होल्डिंग आउट में क्या होता है कि एक बंदा एक स्टेटमेंट पास करता है, एक असर्शन पास करता है और कहता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, और दूसरे बंदे उसके उस स्टेटमेंट पे यकीन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि SBI का मैं एक पार्टनर हूँ, और इस चीज़ को मैंने शो भी कराया आपको कि मैं महंगी महंगी गाड़ियों में आ रहा हूँ, मैं इनके साथ मीटिंग्स में जा रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर खाने पीने की तस्वीरें शेयर हो रही हैं जिनके साथ मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ। आपको ये फील होगा कि हाँ सर वाकई में कौन है? पार्टनर है। मगर असल में मैं पार्टनर नहीं हूँ, मगर आपको फील हुआ
क्या एक एग्जिस्टिंग मौजूदा पार्टनर ने आके आपको कहा? नहीं, यहाँ पे थर्ड पार्टी खुद ही कंफ्यूजन में आई है, थर्ड पार्टी खुद ही कंफ्यूजन में आ गई है। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा हो कि जनाब मैं एसबीआई का पार्टनर हूँ, एसबीआई के अंदर कुछ भी हो जाए आपने मुझे आके पकड़ लेना। मैंने इस बिलीव पे कहा था कि सिक्योर्ड एरिया है, कुछ भी नहीं होने वाला। बस मैंने एक शौकी फेंकी थी, एक शौकी मारी थी। कुछ दिनों के बाद एक बाइक चोरी हो गई, और जिस बच्चे की बाइक चोरी हुई वो मेरे पास पहुंच गया कि सर आपने कहा था कि अब आप रिकवर करवा के देंगे, तो अब रिकवर करवा के दें। आपने कहा था कि आप पार्टनर हैं, कुछ भी हो जाएगा जिम्मेदार कौन होगा? मैं होऊंगा। तो अब यहाँ पे वो बंदा फंस जाएगा। अब वो होल्डिंग आउट पे है, वो बैक आउट नहीं कर सकता। मगर वो स्टूडेंट जिसकी बाइक चोरी हुई है, वो जब जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बाद जो वाकई में पार्टनर्स हैं, क्या उन्होंने कभी क्लेम किया? नहीं। क्लेम कौन कर रहा था? मैं, जो कि पार्टनर था ही नहीं। तो अब मुझे ना चाहते हुए भी रिकवरी करके देनी पड़ेगी। दिस इज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। मैं अभी भी उसका असल पार्टनर नहीं हूं, मगर कंफ्यूज कौन हो रही है? थर्ड पार्टी। क्या पार्टनर्स खुद कंफ्यूज कर रहे हैं? नहीं, एक ऐसा बंदा कंफ्यूज कर रहा है जो कि पार्टनर नहीं है, और थर्ड पार्टी बड़े प्यारे तरीके से कंफ्यूज हो रही है। अ पर्सन हु एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, यानी कि मैं एक्सप्रेसली बोल के बता दूं या इम्प्लाइडली अपने एक्शन से, तस्वीरों से, दिखावे से आपको बता दूं कि मैं वहां पे कौन हूं। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं टू द स्टूडेंट्स, टू द थर्ड पार्टी, कि मैं वहां पे कौन हूं? पार्टनर हूं। तो ये कहलाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इफ थर्ड पार्टी गिव्स क्रेडिट टू द फर्म, स्टूडेंट का अगर कोई भी मसला हो जाए पूरी एसबीआई के साथ, पूरी फर्म के साथ, तो जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है वो लायबल होगा जस्ट लाइक एनी अदर पार्टनर। अगर लेट्स सपोज बाकी पार्टनर्स ने कहा था कि अगर बाइक चोरी हो गई तो हम आपको मैक्सिमम देंगे 60,000 रुपया, और 3 लोग थे, और आपको पता है कि 3 नहीं है 4 है, और हर पार्टनर ने कहा था कि मैं इक्वल शेयरिंग दूंगा, तो 20 तो आप वहां से ले आएंगे। अगला 20 किसके पास आएंगे? मेरे पास आ जाएंगे कि सर चूंकि आपने भी कहा था कि आप पार्टनर हैं, अब आप भी हमें 20,000 रुपया निकाल के दें। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर शायद स्लीपिंग पार्टनर हो, जो कि बच्चों के सामने मौजूद नहीं होता, बैकएंड पे काम कर रहा था, मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं देता तो आप मेरे खिलाफ अदालत में जा सकते हैं ऑन द स्टेटमेंट कि मैंने अपने आप को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बनाया हुआ है। ये पार्टनर की जिम्मेदारी और रिकवर करती है। अब वो पार्टनर्स अगर चाहें तो मेरे से रिकवर करके दे सकते हैं, और अगर वो पार्टनर्स भाग जाएं जो असल पार्टनर्स हैं, तो मैं पूरे के पूरे लॉस के लिए लायबल हो जाऊंगा। अगर मैं भागता हूं तो वो लायबल नहीं होंगे। हाँ, अगर मैं भागूं तो वो लायबल नहीं होंगे, अगर वो भागते हैं तो मैं लायबल हो जाऊंगा। क्यों? मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। कैसे किया? इट कैन बी थ्रू डायरेक्ट, बोल के बता दिया, और इट कैन बी इनडायरेक्ट, एक्शन से, इम्प्लाइड वे से बता दिया। अदर पर्सन्स ने मेरे इस अमल के ऊपर अपना फेथ किया है कि भाई वाकई में वो बंदा पार्टनर है, और उसकी बाइक क्या हो गई? चोरी हो गई, या उसने फर्म को क्रेडिट दे दिया। Whether or not person representing know that representation has reached the other person, आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची है? फेसबुक पे तस्वीर आपने देखी है या नहीं देखी है? Still I will be liable। क्यों? मैं हूं बाय होल्डिंग आउट। और स्टॉपल में क्या हुआ था? स्टॉपल में असल पार्टनर की गलती थी, बट यहाँ पे असल पार्टनर की गलती नहीं है। मेरी क्यों आई है? क्योंकि मैंने शेखी फेंकी, मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो किताब ने इस चीज को सही से एक्सप्रेस नहीं किया, करना चाहिए था। वो कहता है साइलेंस में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट होल्डिंग आउट रिप्रेजेंटेशन। जिस टाइम पे मैं आपको बता रहा था कि भाई मैं पार्टनर हूं, असल पार्टनर खड़े हुए थे और वो खामोश है। उनको क्या करना चाहिए था? बताना चाहिए था, मगर वो खामोश है।
उनकी खामोशी भी ये जाहिर कर रही है कि मैं कौन हूँ, पार्टनर। प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट ऑल्सो अप्लाइज इन द केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या उसको नोटिस देना चाहिए? देना चाहिए, मगर किसको? एक्टिव पार्टनर को। और अगर वो स्लीपिंग हो तो उसका देना बनता नहीं है। हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ डिसीज्ड और इंस्टॉलमेंट पार्टनर। अगर एक पार्टनर मर जाए तो उसका मरना ही एक बाय डिफॉल्ट नोटिस होता है, और अगर वो इंस्टॉलमेंट हो जाए पब्लिक नोटिस देगा ना, मगर डेथ का क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जो उसका स्लीपिंग स्लीपिंग जो जा रहा है नहीं, उस केस में जरूरी नहीं है, साइलेंट के केस में जरूरी है। स्लीपिंग तो थर्ड पार्टी को पता ही नहीं कि वो है भी या नहीं, तो एक्टिव देता है और बाकी सारे देते हैं। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो इस केस में नोटिस आना जरूरी नहीं है। और अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो चूंकि लॉ ने ही उसको इंसॉल्वेंट किया है, उस केस में भी उसका स्पेसिफिक नोटिस जरूरी नहीं है। किसके लिए जरूरी है? एक्टिव और बाकियों के लिए। डन। जब ये आपने कहा कि मैं पार्टनर हूं, तो दूसरे पार्टनर को चुप करके चुप थे, तो बाद में मसला होता है तो उसके बाद जाते हैं उन्होंने कहते हैं कि आपने तो हमको बोला ही नहीं था। हाँ, तो वो उनके पास एक बहाना होगा, आपने सुना नहीं था, हमें लगा कि ये आप लोगों का मजाक चल रहा है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं कहा। तो कन्फ्यूजन उनकी नहीं है, फैलाई किसने है? मैंने फैलाई है। मगर उस केस में उस पार्टनर ने ही कन्फ्यूजन फैलाई थी। चलो एक और मिसाल ले लेते हैं। असल पार्टनर्स शुगर में कह देंगे ये भी हमारा पार्टनर है, तो अब ये होल्डिंग आउट नहीं है, एस्टॉपल बन गई है। और अगर मैं कह रहा हूं वो खामोश है, होल्डिंग आउट है। तो ये है, एक दफ़ा जब आप उसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा, इस चैप्टर के भी ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं लिंक के अंदर, अगर आप चाहें तो आप घर पे उसको ट्राई कर सकते हैं। डे 5 और हमारा पार्टनरशिप एंड हुआ। कल हम लोगों ने करने हैं 3 एरियाज, 6 टॉपिक्स, 16, 17 और 18। उसके बाद नेगोशिएबल, और उसके बाद फुल फ्लैश पेपर और चैप्टर नंबर 1। डन। भाग जाए, अल्लाह दे हवाले।